कैसे एक चींटी अगर हाथी के सूंड में घुस जाए तो हाथी का जान ले लेती है, वैसे ही बिहार में जो दो सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं किस प्रकार से अपने छोटे गठबंधन साथियों के समक्ष आत्मसमर्पण करके बैठे हैं और कैसे उनकी जान मतलब उनकी कुर्सी, चूंकि कहा जाता है कि राजनेताओं की जान कुर्सी में होती है, कुर्सी छीन लो वो खत्म। तो कैसे बड़े बड़े राजनीतिक दलों की जान जो है रूपी कुर्सी को पर नजरें टिकाकर छोटे छोटे राजनीतिक दल उनके नाक में दम किए हुए हैं। आपको पता है बिहार में दो बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, दोनों अलग अलग खेमे में। यही दो ऐसे दल हैं जो कि एक साथ मिल नहीं सकते। वैसे कांग्रेस भी है, लेकिन कांग्रेस अभी उस स्थिति में नहीं है कि जिससे कि वो नंबर 1 और नंबर 2 पे आ सके। तो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अपने गठबंधन के सहयोगियों के समक्ष नतमस्तक हो जाती है। आपने कई बार देखा है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ताकतवर होने के बावजूद किस प्रकार से नीतीश कुमार के समक्ष आत्मसमर्पण कर देती है, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार के रूप में भी प्रमोट करने की बात कर लेती है, जीतन राम मांझी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा तक बीजेपी को नचाते रहते हैं। वैसे ही महागठबंधन में अगर देखें हम तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी वही स्थिति है जो एनडीए में बीजेपी के साथ है। राष्ट्रीय जनता दल के लिए संतोष की एक बात यह है कि उनके जो 2-3 वैसे प्रभाव कम है, सीमित क्षेत्रों में है, लेकिन जो वामपंथी पार्टियां हैं उन तेजस्वी यादव के लिए विशेष रूप से सीपीआई और सीपीएम कोई परेशानी पैदा नहीं करती, लेकिन सीपीआईएमएल का इतिहास रहा है लगातार परेशानी पैदा करने का। कब परेशानी पैदा कर दे कोई नहीं जानता, लेकिन आज इस चुनाव में जो परेशानी सबसे अधिक पैदा करने वाली है या कर रही है तेजस्वी यादव के लिए, वो दो राजनीतिक दल हैं। एक तरफ है कांग्रेस, दूसरी तरफ है मुकेश सहनी। ये दो ऐसे दल हैं जिसके कारण तेजस्वी यादव का जो अश्वमेध रथ का घोड़ा है वो अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एकदम दोनों के दोनों मुकेश सहनी और कांग्रेस राहुल गांधी ने ब्रेक लगा के रखा है राष्ट्रीय जनता दल के अश्वमेध रथ के घोड़ा पर। एक तरफ हर सर्वे, हर ओपिनियन पोल तेजस्वी यादव को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बता रही है, वहीं अब तक कांग्रेस पार्टी है एक तरफ कि नहीं, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाएंगे आपको तब तक जब तक कि आप सीटों की संख्या और सीटों को चिन्हित करके न बता दो कि फलाना फलाना सीट कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। कांग्रेस का प्रयास है कि सीटों की संख्या पिछले चुनाव की तुलना में घटे नहीं और सीटें भी इस बार बदली जाए, पिछली बार की तरह हारने वाली सीटें नहीं दी जाए, बल्कि सीटें ऐसी मिले जहां पर कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़े और जीते। इसीलिए बार्गेनिंग करने के लिए, मोल भाव करने के लिए, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, कांग्रेस पार्टी ने अब तक तेजस्वी यादव के रथ को रोक के रखा है। मुकेश सहनी ने भी रोक के रखा है, कहा है कि तब तक कुछ भी नहीं होगा, आपका रथ आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि ये गठबंधन मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार न घोषित कर दे। अब कौन समझाए बेचारे मुकेश सहनी को कि भाई तेजस्वी यादव जिस पीड़ा से ग्रसित हैं उस पीड़ा का अंदाजा तो लगाओ। उनको पहले मुख्यमंत्री तो मान ले गठबंधन के सहयोगी, तब आपको ना डिप्टी सीएम बनाएंगे, क्योंकि डिप्टी सीएम का तो कोई संवैधानिक पद है नहीं। डिप्टी सीएम तो मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे जब मुख्यमंत्री बनेंगे। खैर, उम्मीदवार तो बना ही सकते हैं, लेकिन उम्मीदवार बनाने के लिए भी तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होना जरूरी है। तो अब तक महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का भावी उम्मीदवार घोषित ही नहीं किया गया और ये अरंगा लगाई है कांग्रेस पार्टी ने। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये दोनों का, मुकेश सहनी का तो स्पष्ट है, उनको चाहिए 60 सीटों का डिमांड है, लेकिन घटते घटते उनका प्रयास यह है कि किसी भी कीमत पर 30 सीट तो मुकेश सहनी को मिले ही मिले। ये मुकेश सहनी की लगातार कोशिश है। वहीं आरजेडी ने जो फॉर्मूला तैयार किया है उस फॉर्मूले के आधार पर मुकेश सहनी के लिए 16 सीटें रखी है।
मैंने पहले भी बताया था आपको कि 140 सीटें आरजेडी लड़ना चाहती है, 52 सीटें कांग्रेस पार्टी को ऑफर की गई है, 16 सीटें मुकेश सहनी को और 35 सीटों में सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल तीनों, साथ ही अगर पशुपति कुमार पारस आते हैं तो 2-3 सीटें उनके लिए। तो ये फॉर्मूला बना के रखा है और ये फॉर्मूला अभी तक मुकेश सहनी को स्वीकार्य नहीं है। तो सवाल उठता ये है कि तेजस्वी यादव का रथ बढ़ेगा कैसे आगे, क्या उपाय है इसका? रास्ता दो है। एक रास्ता पिछली बार वाला है, आपको याद है पिछली बार किस तरह से अंतिम क्षणों में मुकेश सहनी गठबंधन से भाग गए थे। तो सवाल ये उठता है गठबंधन से भागने के लिए भी तो तीसरा कोई जगह होना चाहिए, क्योंकि दूसरा जगह तो बंद हो चुका है। बीजेपी के साथ सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी क्या मुकेश सहनी की इच्छा के अनुसार सीटें देगी? क्या मुकेश सहनी को बीजेपी डिप्टी सीएम मान लेगी? मतलब एनडीए, उम्मीद तो नहीं लगता, क्योंकि वहां तो खुद एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति है। बीजेपी से कई लोग डिप्टी सीएम बनने को बैठे हैं इस उम्मीद में कि अगला बार हो सकता है कि सम्राट चौधरी और बीएस सिन्हा में से कोई घसकेंगे। वैसे ही जैसे पिछली बार रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद सटक लिए, तो इस उम्मीद में बीजेपी में ही बैठे हैं। चिराग पासवान ने कह दिया कि नहीं, वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन उनकी पार्टी का डिप्टी सीएम होगा। तो इतने डिप्टी सीएम के उम्मीदवार रहते, एक चर्चा ये भी चल रही है कि चुनाव बाद हो सकता है कि बीजेपी का सीएम हो और निशांत कुमार डिप्टी सीएम हो। तो उस समय परिस्थिति में 30 सीटें और डिप्टी सीएम क्या बीजेपी दे पाएगी मुकेश सहनी को? मुझे तो नहीं लगता। तो सवाल उठता है मुकेश सहनी जाएंगे क्या और तीसरे मोर्चे में जाकर करेंगे क्या? उससे तो बेहतर होगा 30 के बदले 16 सीटें भी मिल जाए, और यदि डिप्टी सीएम मिल जाता है तब तो फिर अगला आधार तैयार करने की स्थिति में होंगे मुकेश सहनी। कौन जानता है, 16 सीट लड़कर 12 सीट जीत लिया और 12 सीट जीत लिया तो डिप्टी सीएम के बदले सीएमओ बन जाएंगे, कोई भी भारी बात नहीं है। मान लीजिए हंग असेंबली बनती है, किसी भी दल को, गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता, और उस परिस्थिति में हो सकता है 5 सीट 7 सीट एनडीए को घट रहा हो और एनडीए कह दे मुकेश सहनी को कि आ जाइए, आप ही सीएम बन जाइए, तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि राजनीति में, आज के बिहार के वर्तमान राजनीति में अधिकतर दलों के लिए कोई विचारधारा तो है नहीं। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं। मुकेश सहनी भी बीजेपी के साथ भी रह सकते हैं, कांग्रेस के साथ भी रह सकते हैं। चिराग पासवान बीजेपी के साथ भी, कांग्रेस के साथ भी, राजद के साथ भी जा सकते हैं। कोई अंतर नहीं पड़ता है उनके लिए विचारधारा के स्तर पर। हाँ, जिस प्रकार से कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं आएगी, ये लगभग माना हुआ बात है। कम्युनिस्ट पार्टियां बीजेपी के साथ नहीं आएंगी, ये माना हुआ बात है। लेकिन कल किसने देखा है, जब बीजेपी महबूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में सरकार बना सकती है तो कुछ भी हो सकता है भाई। नहीं, कुछ भी हो सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तेजस्वी यादव बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन जाए? ये भी संभव है। अगर आज मुसलमान वोट देना बंद कर दे अगर आरजेडी को, और तेजस्वी यादव को लग जाए कि मुसलमान का वोट अब हमको नहीं मिलेगा, तो तेजस्वी यादव क्या करेंगे? वो यादव का वोट लेकर कहां जाएंगे? बीजेपी के अलावे कहां बचेगा उनके लिए चारा? बीजेपी भी भूल जाएगी। चारा घोटाला भी कभी हुआ करता था। बीजेपी तो कहेगी तेजस्वी यादव बेचारा है, सबका सब मिलकर फंसा दिया, इनके पिताजी ने भी फंसा दिया था इनको। नहीं, जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पर तो हम और आप जैसे निष्पक्ष व्यक्ति हंसी सकते हैं नहीं। कभी भी कहा जा सकता है, बीजेपी कर सकती है ना कि चारा तो इनके पिताजी ने खाया था, बेचारे इनका क्या दोष है? ये तो बच्चा थे उस समय में, जिस समय में इनके नाम पर पिताजी ने कुछ जमीन और कुछ मकान रजिस्ट्री करवा लिया था। इसमें बेचारे का क्या दोष है? माफ कर दो। हिंदू एकता के नाम पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मान लेगी बीजेपी, कोई भारी बात नहीं है, कोई सब असंभव चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर हम इधर 10-12 वर्षों के राजनीतिक गतिविधियों को देखें अगर देश भर के अंदर, तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं रही है। तो सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव के पास रास्ता क्या है? क्या तेजस्वी यादव कोई हल निकालने में समर्थ हो पाएंगे? तो ये सब कुछ निर्भर कर रहा है कांग्रेस पार्टी की रणनीति पर। अगर कांग्रेस पार्टी की इच्छा
अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। कांग्रेस की मंशा सबसे पहले समझनी आवश्यक है कि कांग्रेस चाहती क्या है। बिहार में महागठबंधन के सहयोग से वैसे ही जैसे अब तक लड़ती आ रही है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को बिहार में मजबूत नहीं होने देना है, इसीलिए गठबंधन की राजनीति करना है, तब तो ठीक है। अलग लड़ेगी कांग्रेस पार्टी, तीसरा मोर्चा बनाने का प्रयास करेगी, प्रशांत किशोर के साथ जा सकती है, कई ऑप्शन है। इस बार तो हर राजनीतिक दल के पास कई ऑप्शन है। केवल 2 राजनीतिक दलों के पास ऑप्शन कम है, एक है बीजेपी, दूसरा है राष्ट्रीय जनता दल। इसके अलावा जितने भी दल हैं सबके पास कई ऑप्शंस हैं, कई विकल्प हैं, और हर दल हर विकल्प को आजमा सकता है। और यही सबसे बड़ा कारण है इन दोनों दलों के समझौतावादी रुख का, मजबूरी का, कि दोनों सर्वशक्तिशाली होते हुए भी दोनों के दोनों मजबूर हैं, भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल। तो अब इस मजबूरी का कितनी बड़ी कीमत तेजस्वी यादव से कांग्रेस वसूल पाती है, मुकेश सहनी वसूल पाते हैं, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप भी अपना आशीर्वाद और नज़र हमारे चैनल पे बना के रखिए, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारे विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक प्रसारित कर सकता है। इसीलिए आपसे आग्रह होगा कि हमारी बातें अगर पसंद आती है, वीडियो लगता है कि नहीं हम सामयिक मुद्दों पर आपके समक्ष निष्पक्ष विश्लेषण लेकर आते हैं, तो आपसे आग्रह है कि हमारे वीडियो को भी लाइक करेंगे, शेयर कीजिए, जिससे कि हम अपनी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।